हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 8 जून के फर्स्ट एडिटोरियल की। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं कुछ एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी। तो 2 एप्लीकेशन है, एक आशीष क्लासेस इंग्लिश है जिसको आप सीधा सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर जो न्यू एप्लीकेशन, यहाँ ग्रामर का कोर्स है, यहाँ ट्रांसलेशन वाला बैच है। ट्रांसलेशन वाले बैच में 23 क्लासेज हो चुकी हैं, ठीक है। और ग्रामर का बैच कंप्लीट है और 1-2 एक्सरसाइज बाकी हैं, बाकी कंप्लीट है पूरा बैच। ये आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक ई बुक जनवरी, फरवरी, मार्च की जो ई बुक है एडिटोरियल वर्ड्स वो अवेलेबल करवा दी गई है। और जो आशीष क्लासेस इंग्लिश एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको 2 एडिटोरियल्स पर डे मिल सकते हैं अगर आप ये बाई करते हैं पैकेज। एडिटोरियल वाला पैकेज है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखो ये जो प्राइस लिखी हुई है ना, कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, प्लस जीएसटी करके 354 का ये बैच है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज टेस्ट और पैराजंबल वाला बैच उपलब्ध है। यहाँ पर कुछ ई बुक्स भी हैं, तो दोनों एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। आज का एडिटोरियल है स्कूल रैंक्स, और ये किस बारे में आर्टिकल है भी। यूनियन होम जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो प्रयास कर रही है कि स्टेट्स कंपटीशन में आ जाए एजुकेशन को लेकर। इसलिए उसने अब कंपटीशन में कब आएगा, इनको ग्रेड्स देना शुरू कर दिया इसने। तो ये कोशिश है यहाँ पे कि कुछ मापदंड के आधार पर कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे निश्चित कर दिए गए हैं कि इन क्राइटेरिया पे आपको अलग अलग ग्रेड दी जाएगी। तो कंपटीशन क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आज के एडिटोरियल में रिवीजन लास्ट में मिलेगा आपको वर्ड्स का, जो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किए हैं। साथ में आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस आर्टिकल भी यहाँ पे मिलेगा। तो एंड तक आप सेशन को देखिए और जो भी वर्ड आपको मिले वो सब नोट करते चलना। तो स्कूल रैंक्स का मतलब हो गया स्कूल की रैंक्स, ठीक है भी। कौन सा स्कूल किस रैंक पर है, किस राज्य का कौन सा स्कूल किस रैंक पर है, इसके लेकर ये चर्चा करेंगे हम। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ये आपका सब्जेक्ट है, जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हैज़ बीन अटेम्प्टिंग मतलब प्रयास कर रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं, है ना भाई। इज अटेम्प्टिंग करता तो मैं इसको बोलता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैज़ बीन अटेम्प्टिंग है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो प्रयास कर रहा है टू गेट स्टेट्स इनटू ए कॉम्पिटिटिव मोड। प्रयास किसका है कि राज्यों को कॉम्पिटिटिव मोड में लाने का प्रयास है। कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक मोड का मतलब एक प्रोसेस कह सकते हो। तो यहाँ पे राज्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मोड में लाने का प्रयास है। किस लिए, इन अपग्रेडिंग देयर स्कूल एजुकेशन सिस्टम। राज्यों के लिए देर है कि वो अपना जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करे। अपग्रेड का मतलब ऊपर उठाए, ठीक है। और कैसे कर सकता है ऐसे, बाय रिकग्नाइजिंग प्रोग्रेस। रिकग्नाइज का मतलब पहचान कर, प्रोग्रेस प्रगति को, विद अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। एक पीजीआई नाम से एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स के साथ अपनी प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करके ये ऐसा कर सकते हैं। दैट असाइंस, अब ये दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पीजीआई के लिए है। ये वो इंडेक्स है जो असाइन करता है। असाइन का मतलब क्या है, गिव, अलॉट, एलोकेट मतलब देना। तो ये इंडेक्स क्या करता है, ये उनको देता है, किनको, स्टेट्स को, अ स्कोर, एक स्कोर देता है, ठीक है। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, वर्ब है हैज बीन अटेम्प्टिंग। इसके बाद में आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो पीजीआई के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब जो है वो दे रखी है असाइंस। तो 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब्स। वैसे हालांकि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, बाकी सब्जेक्ट ये वाला है इसका। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ये प्रयास कर रही है, अटेम्प्ट का मतलब एफर्ट पुट कर रही है। किस लिए, स्टेट्स को कॉम्पिटिटिव मोड में लाने का। मोड नाउन है, कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव है। किस, इन अपग्रेडिंग देयर स्कूल एजुकेशन सिस्टम। और किस लिए लाना चाहती है, वो चाहती है कि राज्य जो है अपना स्कूल एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करे। अपग्रेड का मतलब ऊपर उठाना। डाउनग्रेड इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। कोई चीज़ को ऊपर उठाते हो, उन्नत करने की बात करते हो तो अपग्रेड है। डाउनग्रेड का मतलब पतन होना होता है। और ये कैसे करेगी, ये यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इस तरह से करेगी कि प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करेगी भी, कौन सा राज्य कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसकी पहचान करेगी। किसके साथ, पीजीआई के साथ। पीजीआई क्या करेगा, पीजीआई जो है वो राज्यों को स्कोर देगा, ठीक है। उसके आधार पर यहाँ पे पता लगेगा कि कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा स्टेट पीछे है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे असाइन एकमात्र वर्ड आपको देखने लायक था। बाकी आपको ग्रामर की अगर बात करें तो हैज़ बीन अटेम्प्टिंग है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और बाकी कुछ खास नहीं है। बाई के बाद में आईएनजी है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म लेता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और जब वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस हम करते हैं तो उसमें आईएनजी लगाना ही एकमात्र उपचार है। आईएनजी के अतिरिक्त आप उस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन चाहिए, और वर्ब जो है वो प्रोनाउन तो बनेगी नहीं, नाउन बनेगी। और नाउन का बनाने का तरीका है कि आईएनजी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी आर्ग्यूड, पैसिव वॉइस है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। बी का कोई भी फॉर्म हो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा रखी हो तो इसका मतलब पैसिव वॉइस मानिए। तो इस बात का आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, ऐसा तर्क दिया जा सकता है दैट कंट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स
कि जो देश हैं और जो राज्य सरकारें हैं यूज स्कूल एजुकेशन, वो स्कूली शिक्षा का प्रयोग करती है किस रूप में, इस रूप में। तो एज यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, के रूप में, के फॉर्म में। ये कैसे यूज कर सकती है, ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, टूल का मतलब माध्यम है, एक तरीका है, और ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब परिवर्तन लाने वाला तरीका। मोस्ट इफेक्टिवली मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है ये, वेयर द पॉलिटिकल इंपेरेटिव इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर पॉलिटिकल इंपेरेटिव, वैसे इंपेरेटिव जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और यहाँ पे इसका मतलब पॉलिटिकल विल, जहां राजनीतिक इच्छा स्ट्रॉन्ग होती है, विल मान लो, कमांड मान लो, तो यहाँ पे जहां राजनीतिक इच्छा स्ट्रॉन्ग होती है वहां पे ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल के रूप में यूज किया जाता है स्कूल एजुकेशन को। तो ये दूसरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप देखें तो सब्जेक्ट है इट, इसकी वर्ब है कैन बी आर्ग्यूड, फिर है कंट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इसकी वर्ब है यूज, ये यूज इसकी वर्ब है, फिर यहाँ पे द पॉलिटिकल इंपेरेटिव, इसकी वर्ब है इज। तो कह रहा है कि भाई इस बात को आर्ग्यू किया जा सकता है पैसिव वॉइस है, दैट कंजंक्शन है, कि देश और जो राज्य सरकारें हैं वो स्कूल एजुकेशन का प्रयोग करती है किस रूप में, ट्रांसफॉर्मेटिव टूल के रूप में। मोस्ट इफेक्टिवली सर्वाधिक मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है, इसका प्रयोग करते हैं स्कूल एजुकेशन का ट्रांसफॉर्म टूल के रूप में, सबसे अधिक प्रभावी तरीके से यूज करती है। वेयर, जहाँ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, ये रिलेटिव एडवर्ब है, तो ये किसके लिए आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है कि भी स्कूल एजुकेशन को जो प्रयोग करती है ना मोस्ट इफेक्टिवली कंट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स, जहाँ पे ये कहाँ पे कौन से राज्य सरकार, कौन से देश, जहाँ पे राजनीतिक इच्छा जो है स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द सेंटर्स एफर्ट विद द पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम, ये पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम तो समझ ही गए होंगे आप, ये देखो दे रखा है, ये है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये है पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम। तो सेंटर का जो प्रयास है किस चीज को लेकर, इस पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम को लेकर, अब ये प्रयास की वर्ब आ गई हैज बीन, ये रहा है क्या, टू ट्राई, कोशिश करने का, एंड नज, नज का मतलब होता है, वैसे इसका लिटरल मीनिंग होता है कोहनी मारना, और वैसे इसका मतलब भी कोहनी से टच करते हो किसी को तो उसको बोलते हैं नज करना, वैसे इसका मतलब है प्रॉम्प्ट, प्रोड या फिर स्पर, प्रेरित करना, एनकरेज करना। तो सेंटर का जो एफर्ट है पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम को लेकर वो रहा है कि कोशिश करे सेंटर और यहां पे प्रेरित करे सभी राज्यों को। कैसे प्रेरित करे, यूजिंग ए हॉल ऑफ फेम अप्रोच। हॉल ऑफ फेम क्या होता है, हॉल ऑफ फेम अप्रोच का मतलब है ऐसी अप्रोच है जिसमें एक कैटेगरी बनाई जाती है, एक ग्रुप बनाया जाएगा कि जिन लोगों ने, मतलब यहां तो खैर राज्यों की बात है, तो जिन राज्यों ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है उनको मतलब शामिल किया जाएगा, जो एक्सेल करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनको शामिल किया जाएगा, उसको बोलते हैं हॉल ऑफ फेम। मतलब जो भी एक्सेल करते हैं उनके कैटेगरी बनाना, उनका एक वर्ग बनाना, उनका एक ग्रुप बनाना, वो है हॉल ऑफ फेम अप्रोच। तो ये एक सेंटेंस यहां पे कंप्लीट होता है। अब देखो सेंटर्स एफर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज बीन है, ठीक है, और इसके बाद में हॉल ऑफ फेम और नज, दो शब्द यहाँ पे देखने हैं आपको। नज का मतलब प्रेरित करना है, प्रॉम्प्ट, प्रोड या स्पर, ये जो वर्ब है, और हॉल ऑफ फेम का मतलब है एक ऐसा तरीका जिसमें एक कैटेगरी बनाई जाती है उन लोगों की, उन वस्तुओं की जो कि एक्सेल करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। समझना है इसको, इसके पीछे की ग्रामर क्या है। ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी। तो इस सिस्टम के साथ केंद्र का प्रयास जो है वो क्या रहा है, ट्राई और नज करने का। तो एंड जो है वो कंजंक्शन है, तो एंड से पहले वर्ब है, तो एंड के बाद भी वर्ब है, ठीक है। अब टू ट्राई है तो टू नज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम एक ही दिशा में प्रयास करते हैं, मतलब यहाँ पे कोशिश भी करनी है और सभी को, यहाँ राज्यों को प्रेरित भी करना है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में करने वाले प्रयास हैं, इस कारण से यहाँ पे हमने टू नज नहीं लगाया। अगर दो अलग अलग क्रियाएं होती तो यहाँ पे टू नज आता। यूजिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका यूज करते हुए, ठीक है। आगे देखिए, इन द लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर्स एंड ग्रेड्स फॉर द प्री कोविड-19 ईयर। तो कह रहा है कि इन मतलब में द लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर, लेटेस्ट मतलब नवीनतम, लेट की डिग्री सुपरलेटिव है ये, तो जो नवीनतम मतलब देखो ये कैसे बनता लेटेस्ट, लेट फिर इसकी डिग्री कंपैरेटिव लेटर अगर है तो फिर ये लेटेस्ट है। दूसरी तरफ लेट अगर इसकी कंपैरेटिव लेटर LATTER है तो फिर ये लास्ट है। ये सीक्वेंस के लिए आता है और ये वाला है ये टाइम के लिए आता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको। तो कह रहा है कि जो अभी हाल ही में जो सेट ऑफ स्कोर्स और ग्रेड्स हैं, मतलब जो ग्रुप तैयार हुआ है स्कोर्स का, ग्रेड्स का, किसके लिए, कोविड-19, प्री कोविड-19 ईयर।
प्री कोविड ईयर का मतलब कोविड 19 जब चला था उससे पहले वाले साल की बात कर रहा है, तो उसमें जो ग्रेड्स और स्कोर्स दिए गए थे 19-20 की बात कर रहा है, तो उसमें कौन कौन से राज्यों ने क्या प्रयास किए थे, कैसे स्कोर्स रहे थे वो बता रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, चंडीगढ़, केरला, पंजाब, तमिलनाडु। तो ये तो हो गया केंद्र शासित प्रदेश और बाकी हो गए राज्य। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने परफॉर्म किया द बेस्ट, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही। ऑल्दो यद्यपि दे स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ, फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी रह जाना, पीछे रह जाना, थोड़ा सा पीछे। जैसे मान लो फिनिशिंग लाइन ये है और आप यहां रह गए, तो ये है आप फॉल शॉर्ट ऑफ, मतलब थोड़ा पीछे रह जाना, ठीक है। फिर भी वे अभी भी जो है पीछे हैं, किस चीज से, 951 टू 1000 पॉइंट्स स्लैब, स्लैब का मतलब कैटेगरी, मतलब इतनी कैटेगरी में किसी का स्कोर नहीं है। 951 से लेकर 1000 तक का स्कोर किसी का नहीं रहा। द हाईएस्ट पॉसिबल, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब स्कोर ये रह सकता है, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर ये रह सकता है, लेकिन ये किसी का नहीं रहा। तो यहाँ पे आप समझें कि ये एक सेंटेंस पूरा होता है इन द से लेकर और यहाँ तक। इस पूरे सेंटेंस में ये जो अंडमान निकोबार से स्टार्ट करके तमिलनाडु तक जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव परफॉर्म्ड है, ठीक है। फिर दे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब फाल है। स्टिल का मतलब फिर भी कह सकते हो, है ना, तो कह रहा है अभी भी कह सकते हो, इवन नाउ कर देता है, एडवर्ब है। तो कह रहा है कि भाई जो लेटेस्ट स्कोर्स हैं और ग्रेड्स दिए गए हैं प्री कोविड 19 ईयर मतलब इस वर्ष के लिए, इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स ने और चंडीगढ़, केरला, पंजाब और तमिलनाडु ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। फिर भी ये जो राज्य हैं, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अभी भी पीछे हैं इस स्कोर, इस पॉइंट स्लैब से। स्लैब का मतलब कैटेगरी है, इस कैटेगरी से द हाईएस्ट पॉसिबल, जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्रामर की बात करें तो इसमें एक तो चीज़ अंडमान और निकोबार आइलैंड से मैंने द लगा रखा है, क्योंकि ये क्या है, द्वीप समूह है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होता है, द्वीप समूह, पता कैसे लगेगा, है ना, आप सोचें कि इसमें कैसे पता लगेगा, जीके भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप ये देखो कि किसी भी नाम के बाद में एस जोड़ रखा है क्या, जैसे अंडमान एंड निकोबार्स हो गया, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, एस जोड़ रखा है। ऐसे ही आप कर दें यहाँ पे वेस्ट इंडीज कर दें, एस जोड़ रखा होगा। तो ऐसे द्वीप समूह जिसके लास्ट में एस और ईएस होगा, द्वीप समूह का मतलब यही है, तो वहां पे आपको द लगाना है, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखो। दूसरा, ये डिग्री सुपरलेटिव है, द का प्रयोग है, ये डिग्री सुपरलेटिव है, द का प्रयोग है, ठीक है। बाकी ग्रामर यहाँ पे है नहीं, फॉल शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब पीछे रह जाना होता है। और बाकी इस स्लाइड में नज और हॉल ऑफ फेम दो चीजें आपको याद रखनी थी। आगे देखिए, इट शुड बी हार्टनिंग, हार्टनिंग का मतलब है एनकरेजिंग, एनकरेजिंग। अच्छा, इसमें मैं इधर लिख देता हूं, दो चीजें ध्यान रखो, एक तो है हार्टनिंग और एक है डिसहार्टनिंग, DIS लगा दें प्रीफिक्स के रूप में। तो जब हार्टनिंग करते हो तब तो है एनकरेजिंग, और जब डिसहार्टनिंग लगाते हो तो डिस्करेजिंग, हतोत्साहित करने वाला, ठीक है। डिस जो प्रीफिक्स है ये लगा के आप किसी शब्द का एंटोनिम कर सकते हो, विलोम शब्द कर सकते हो। तो ये उत्साहजनक बात है, ये उत्साहित करने वाली बात है, मतलब होनी चाहिए। शुड दे रखा तो एक सजेशन है, तो ये उत्साहित करने वाली बात होनी चाहिए। क्या चीज, 233 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो 33 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए ये उत्साहित करने वाली बात होनी चाहिए दैट, कि देयर PGI स्कोर्स, की उनका, किनका, इन स्टेट्स और इन टेरिटरीज का जो स्कोर्स हैं, हैव इंप्रूव्ड, ये सुधरा है, ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के दौरान। ओवर का मतलब यहां पे क्या है, ड्यूरिंग। तो पिछले साल के दौरान इनके स्कोर में क्या आया है, इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ अंडमान एंड निकोबार, और अगर इसकी बात करें, अंडमान और निकोबार की केस की बात करें, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश की केस की बात करें, बाई ए नोटवर्दी 20%, तो इनमें कितना इंप्रूवमेंट आया है, यहां तक। इस बाई का मतलब तक है, नोटवर्दी का मतलब उल्लेखनीय, ठीक है, जो काफी मतलब एक जिक्र करने योग्य विषय बन गया है। तो यहां पे स्कोर काफी अच्छा रहा है, नोटवर्दी रहा है, 20% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये एक सेंटेंस पूरा होता है। इट की वर्ब है वो शुड बी है, हार्टनिंग है यहाँ पे, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बात उत्साहित करने वाली होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए, 33 स्टेट यूनियन टेरिटरीज के लिए, और दैट किसके लिए आ रहा है, कंजंक्शन के रूप में। क्या उत्साहित करने वाली बात है कि उनका जो PGI स्कोर्स है, उनका किनका, इनका, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, इनका जो PGI स्कोर्स है वो इंप्रूव हुआ है। तो यहां पे इट की वर्ब शुड भी हो गई, PGI स्कोर्स है, इसकी वर्ब हैव इंप्रूव्ड है। ओवर का प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ड्यूरिंग है यहां पे, पिछले साल के दौरान। और अंडमान और निकोबार, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश, इन जगह पे जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हुआ है। कितना तक हुआ, नोटवर्दी 20%, इतने तक इंप्रूव हुआ है, ठीक है। आगे देखें, सेवरल मिडलिंग स्टेट्स, ये होते मध्यम दर्जे वाले राज्य,
तो अनेकों सेवरल डिटरमिनर है, इसका मतलब है अनेक, और इसके साथ में जो नाउन लगता है प्लूरल लगता है, तो अनेकों राज्य ऐसे हैं जो मध्यम दर्जे के हैं। कंटिन्यू टू मेक मार्जिनल प्रोग्रेस, वो लगातार थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोग्रेस उनकी चल रही है। मार्जिनल मतलब आंशिक, पार्टली। सम हैव इंप्रूव्ड मेयरली, कुछ जो राज्य हैं उन्होंने इंप्रूव किया है केवल बाई ट्वीकिंग देयर डेटा। और कैसे इंप्रूव किया? ट्वीक करके। ट्वीक का मतलब इंप्रूव है, ऑल्टर है, मॉडिफाई है, सुधारना कह सकते हो, चेंज करना कह सकते हो, तो यहां पे चेंज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो कैसे उन्होंने किया? मेयरली का मतलब है ओनली, केवल अपने डेटा चेंज करके, बस आंकड़ों में परिवर्तन किया है और कोई सुधार नहीं है। वाइल मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एक्चुअली रिग्रेस्ड, जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है और वास्तव में पीछे चले गए हैं। रिग्रेस का मतलब पीछे जाना, डिटीरियोरेट होना, डिटीरियोरेट होना, ठीक है, रिवर्ट होना, बैकस्लाइड होना, मतलब इनकी परफॉर्मेंस गिरी है, गिरावट आई है इनकी परफॉर्मेंस में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस में। ऑल्दो यद्यपि द पीजीआई स्कीम इज नाउ 3 years ओल्ड, यद्यपि जो ये पीजीआई स्कीम है वो 3 साल पुरानी हो गई है, ठीक है। तो यहां तक का एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें क्या है, सेवरल मिडलिंग स्टेट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कंटिन्यू है, सम सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हैव है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रिग्रेस्ड है, और द पीजीआई स्कीम सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 4 वर्ब दे रखे हैं, मतलब 4 क्लॉज हैं। जितने सब्जेक्ट जितनी वर्ब उतने क्लॉज होते हैं। देखने लायक बात, एक तो ट्वीकिंग, ट्वीक का मतलब होता है चेंज करना, एक है रिग्रेस, रिग्रेस का मतलब डिटीरियोरेट, रिवर्ट या बैकस्लाइड, पीछे हटना, या फिर क्या कह सकते हो मतलब गिरावट आना। अब काम की बात, यहाँ पे सेवरल के बाद में नाउन है, प्लूरल आएगी तो स्टेट्स आ रहा है, नाउन प्लूरल है। सम है, सम यहाँ पे तो नाउन के रूप में काम कर रहा है। डिटरमिनर अगर ये होता तो यहाँ पे साथ में नाउन दे रखा होता, तो यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में, सॉरी नाउन नहीं, प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। तो सम यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, सम को देखकर हैव आ गया, ठीक है, और बाई को देखकर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी आ गया। एक्चुअली यहाँ पे है वो एडवर्ब है, और बाकी सब सामान्य बातें हैं इसमें। आगे देखिए, मेयरली का मतलब ओनली था। द स्कोर इज डेराइव्ड, डेराइव का मतलब होता है ऑब्टेन, प्राप्त करना, गेट प्राप्त करना, ये पैसिव वॉइस है। स्कोर जो है प्राप्त किया जाता है कैसे? डेटाबेसेस यूज करके, ऑन 70 पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। एक बात ध्यान रखना, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, ये सिंगुलर है, ठीक है, मापदंड कह सकते हो। तो ये स्कोर जो है वो डेटाबेसेस का यूज करते हुए डिराइव किया जाता है। 70 इसमें क्या है? मापदंड है। सच है, जैसे कि ये उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एक्सेस, और एक्सेस का मतलब कि कितने, मतलब कौन से राज्य हैं जहां पे शिक्षा एक्सेसिबल है, मतलब लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, गरीब अमीर कोई भी हो। इक्विटी, इक्विटी का मतलब फेयरनेस, जस्टिस, मतलब जहां पे पक्षपात भेदभाव नहीं होता वो। गवर्नेंस प्रोसेसेस, मतलब जो शासन प्रणाली है वो यहाँ पे एक मापदंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, ये सब। फैसिलिटीज, सुविधाएं कितनी हैं। एंड लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या है? आउटकम्स का मतलब परिणाम, लर्निंग का मतलब जो सीखा है, तो सीखने के बाद क्या रिजल्ट सामने आया है ना। और दैट यहाँ पे इसके लिए आ रहा है। ये जो आउटकम्स हैं आर मोस्टली सेल्फ रिपोर्टेड। अब हालांकि ये जो चीजें हैं वो सेल्फ रिपोर्ट की जाती है बाय द स्टेट्स, राज्यों के द्वारा। एक बार समझना, ये दैट जो है ये केवल इसके लिए नहीं, इन पूरे के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मोस्टली लगभग ऐसा होता है कि सेल्फ रिपोर्ट की जाती है, खुद ही रिपोर्ट देते हैं स्टेट्स, लेकिन इनको जांचते हैं सेंटर जांचता है। वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब है एग्जामिन, जांचना, एग्जामिन करना, चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, ठीक है। तो जांच करता है केंद्र सरकार। विद नेशनल अचीवमेंट सर्वे डेटा ऑल्सो बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब है इंक्लूड करना, शामिल करना, या सबसूम करना, शामिल करना। और इसमें यह भी चीज शामिल की जा रही है, क्या? नेशनल अचीवमेंट सर्वे डेटा। ये एक डेटा है, मतलब सर्वे है, ये जो सर्वे है इसके डेटा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। यहां तक हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो फिर हम इसको एनालाइज करते हैं। क्या देखा हमने? द स्कोर सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज थी, ठीक है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर था, इज के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होता है। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन पहले वाली चीजों के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वो आर है, ठीक है, क्योंकि अब ये सब कुछ चीजें प्लूरल हो चुकी हैं इसलिए। फिर डेराइव का मतलब ऑब्टेन या गेट है, वेट का मतलब जांच करना है, इनकॉर्पोरेट का मतलब शामिल होना है। एक बार पोज करके इसको आप खुद से पढ़ लोगे
तो मेरे को लगता है कि समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताया इसके अंदर। फिर भी बता देता हूँ ट्रांसलेशन क्या है। स्कोर को प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि पैसिव वैसे ही पढ़ोगे आप। तो स्कोर को प्राप्त किया जाता है यूजिंग, ये यूज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या यूज करते हुए, 70 पैरामीटर्स हैं, 70 मापदंड हैं। कुछ मतलब जैसे होता है ना, हमारी मार्कशीट बनती है तो इंग्लिश में कितना स्कोर, हिंदी में कितना स्कोर, है ना, जैसे 10th की मार्कशीट में देखते हैं आप, संस्कृत में ये स्कोर, ये एसएसटी का स्कोर, ये साइंस का स्कोर, वैसे यहाँ पे 70 पॉइंट्स हैं। उन 70 पॉइंट्स पर क्या स्कोर है, इसके आधार पर यहाँ पे स्कोर प्राप्त किया जाता है। और उन 70 पैरामीटर्स में से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि सच का प्रयोग उदाहरण देने के लिए होता है, जैसे कि एक्सेस, इक्विटी का मतलब फेयरनेस होता है, जस्टिस होता है, जहाँ पे पक्षपात ना हो, गवर्नेंस प्रोसेसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज हैं, और लर्निंग आउटकम्स हैं। और इनको लगभग तैयार कौन करता है, मोस्टली मतलब ऐसा ऑलमोस्ट होता है, इनको लगभग कौन तैयार करता है, स्टेट्स तैयार करते हैं, जबकि जांचता कौन है, केंद्र सरकार। और यहाँ पे इसके अंदर नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, उनके डेटा को भी क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। आगे देखो, ऑन सम पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स पर, मतलब कुछ जो मापदंड हैं, जो क्राइटेरिया आपके हैं उनमें। फिर देखो उदाहरण देने सच आ गया, जैसे कि अनइवन लर्निंग आउटकम्स। अनइवन का मतलब अनियमित, मतलब कभी ठीक है कभी अच्छा नहीं होगा, मतलब एक समान तरीके से नहीं चलता है, इरेटिक चलता है। इसको इरेटिक, इरेगुलर ये सब कह सकते हो, इरेटिक, इरेगुलर, है ना। तो कुछ मापदंड जैसे कि अनइवन लर्निंग आउटकम्स किनके बीच, बिटवीन स्टूडेंट्स, मतलब उन राज्यों के स्टूडेंट्स, उन क्षेत्रों के स्टूडेंट्स, उन कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स जो डेप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं। डेप्राइव्ड का मतलब जिनके पास डिस्पजेस्ड हैं, है ना, डिस्पजेस्ड कर दो इसको, डेप्राइव्ड का मतलब डिस्पजेस्ड, जो गरीब कह दो, जिनके पास संसाधन नहीं है वो कह दीजिए, डिस्पजेस्ड कम्युनिटीज, और अदर्स, और बाकी कम्युनिटीज हैं, उनके स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स जो हैं अनइवन, असमान है, ठीक है, डिसिमिलर है। ब्रिजिंग द गैप अर्न्स अ बेटर स्कोर, तो वहां पे ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप का मतलब होता है 2 पॉइंट्स को मिलाना, ठीक है। और ब्रिजिंग यहाँ पे जेरेंट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट बन गया, इसकी वर्ब है वो अर्न्स है। ब्रिज द गैप का मतलब 2 पॉइंट्स को मिलाना, बीच के अंतर को कम करना। तो इनके बीच का अंतर अगर कम करते हो तो उससे अच्छा स्कोर प्राप्त होता है। अर्न का मतलब होता है प्राप्त करना, वैसे कमाना होता है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा सेंटेंस जो है ये, इसको एनालाइज करते हैं। इस सेंटेंस में आप देखिए, ऑन सम पैरामीटर्स, कुछ मापदंड पर, सम यहाँ पे डिटरमिनर है, सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल लगता है, तो पैरामीटर्स प्लूरल है। सच एज का प्रयोग एग्जांपल देने के लिए करते हैं, ये ऊपर भी हमने देखा था, जैसे कि अनइवन लर्निंग आउटकम्स हैं, मतलब असमान जो परिणाम हैं, किसके, कि क्या सीखा आपने, उसमें अनइवन मतलब कुछ असमानता है, किस किस के बीच में, भाई कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन, वो ऐसी कम्युनिटीज से हैं जो डिस्पजेस्ड या डिप्राइव्ड कम्युनिटी, वंचित रहते हैं अच्छे संसाधनों से, उनके पास एक्सेस नहीं है अच्छी शिक्षा का, है ना। तो वो स्टूडेंट्स और दूसरी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स, उनके बीच जो भी सीखा है, उनके बीच जो अंतर है, ठीक है। तो ये जो चीजें दे रखी है, अब देखो कुछ पैरामीटर्स पर, ये बता दिया उदाहरण, ब्रिजिंग द गैप्स। अब यहां ऐसे जो पैरामीटर जो एग्जांपल दिया है, ऐसे मापदंड पर, ऐसे पैरामीटर्स पर, ऐसे क्राइटेरिया पर गैप को ब्रिज करना, मतलब इन खाई को, ये जो अंतर है इसको भरना, ये जो चीज है ना, इससे अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं राज्य, ठीक है। जो राज्य यहां प्रयास कर रहे हैं, जो गरीब तबका है और जो मध्यम श्रेणी का तबका है या अमीर तबका है, दोनों के स्टूडेंट्स का जो मतलब शिक्षा का स्तर है वो बराबर आ जाए, ऐसा प्रयास करते हैं, उनको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द सेंटर विजिट्स ट्रांसपेरेंट स्कोर एंड डेटा फॉर ईच पैरामीटर एंड सब टॉपिक मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। केंद्र सरकार किसके साथ, यहां से यहां तक की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, छोड़ दें एक बार इसको। केंद्र सरकार सीक, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, सीक की सेकेंड फॉर्म होती है वो सॉर्ट होती है, सीक की थर्ड फॉर्म होती है वो भी सॉर्ट होती है। तो केंद्र सरकार चाहती है टू क्रिएट, क्या, निर्माण करना, बनाना, रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें रिसोर्स को शेयर किया जा सके, जो संसाधन है उनको बांटा जा, साझा किया जा सके, दैट लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कैन टैप इनटू। और ये जो सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम होगा जो वो राज्य यूज कर पाएंगे जो राज्य लो परफॉर्मिंग हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मान लो, जो कि रिग्रेस हुए थे, है ना। तो ऐसे राज्य जो कि परफॉर्मेंस सही नहीं दे पा रहे हैं, वो इसका यूज कर पाएंगे रिसोर्स शेयरिंग का। टैप इनटू का मतलब होता है यूज, एक्सप्लॉइट या यूटिलाइज, मतलब सदुपयोग करना। फिर समझना, केंद्र सरकार सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब सीक से, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। केंद्र सरकार चाहती है बनाना एक रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम, और ये दैट इसके लिए आ रहा है, इसकी वर्ब जो है वो कैन टैप इनटू है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये लो परफॉर्मिंग स्टेट्स क्या कर सकते हैं, टैप इनटू कर सकते हैं। ये लो परफॉर्मिंग स्टेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है भाई,
ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कैन टैप इनटू, ये वाली वर्ब है। तो एक रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसका कि इस्तेमाल लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब बीच में क्या था, विद इट्स ट्रांसपेरेंट स्कोर्स एंड डेटा, तो केंद्र सरकार किसके साथ, अपने, ये इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, केंद्र सरकार के लिए अपने पारदर्शी स्कोर्स और डेटा के साथ, फॉर ईच पैरामीटर, मतलब हर एक मापदंड, जो 70 पैरामीटर है ना, उनमें हर एक के लिए ट्रांसपेरेंट स्कोर दें, ट्रांसपेरेंट डेटा ला के दें इनके साथ, एंड सब टॉपिक, भी कोई टॉपिक है उसके सब टॉपिक भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें सब टॉपिक्स कर दिए, वोकैबुलरी का ये स्कोर है, कॉम्प्रिहेंशन का ये है, ग्रामर का ये है, तो ये उप एक कैटेगरी होती है। और सब टॉपिक मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ये सब अवेलेबल हैं कहाँ पर, पब्लिक डोमेन। कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में है, इसका मतलब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अपने वेबसाइट पर डाल दिया है वो चीज़ें, वो पब्लिक डोमेन में है। तो केंद्र सरकार जो कि अपने ट्रांसपेरेंट स्कोर्स और डेटा के साथ हर एक पैरामीटर के लिए और सब टॉपिक के लिए इसने क्या कर दिया है, अवेलेबल करवा दिया है ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में, ठीक है। और ये फिर मैंने पढ़ाई दी आपको, टैप इनटू का मतलब नोट कर लीजिएगा। आगे देखो, दिस इनिशिएटिव इज लॉडेबल, लॉडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी, लॉडेबल से मतलब है प्रेज वर्दी, प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, एडमिरेबल, प्रशंसा के योग्य, एडमिरेबल। तो ये जो इनिशिएटिव है ये प्रशंसनीय है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। जिन शब्दों का एंड एबल से होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये प्रशंसनीय है, बट इट कैन वर्क, लेकिन ये काम कर सकता है, इट की वर्ब ये है, ओनली इफ, केवल तभी काम कर सकता है जब सरकारें और जो अपोजिशन पार्टीज हैं सी वैल्यू इन स्ट्रॉन्ग एंड ओपन स्कूल एजुकेशन, यदि उनको सी वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस देखते हैं, वो अगर इसका महत्व समझते हैं, किसमें, स्ट्रॉन्ग एंड ओपन स्कूल एजुकेशन, मतलब एक मजबूत और ओपन स्कूल एजुकेशन में, एंड वर्क टू स्ट्रेंथन, और यदि वो काम करते हैं किसके लिए, एक्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रेंथन मतलब मजबूती लाने के लिए, एक्सेस का मतलब सभी का एक्सेस हो, सभी की पहुंच हो शिक्षा तक, इक्विटी फेयरनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बढ़िया बिल्डिंग वगैरह हो, बाय बजटिंग फीस, और ये कैसे कर सकते हैं आप, फीस को बजट में रखकर, एंड फंड्स फॉर, और फंड्स को बजट में रखकर, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सार्वभौमिकरण, मतलब सभी को सभी जगह पे शिक्षा मिल जाए, वो है यूनिवर्सलाइजेशन, यहाँ पे इसका मतलब ये है, वैसे सार्वभौमिकरण होता है। तो ये एक पूरा सेंटेंस था, इस सेंटेंस को एनालाइज करें अगर, तो दिस इनिशिएटिव सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, इट सब्जेक्ट है कैन वर्क है, फिर गवर्नमेंट्स एंड अपोजिशन पार्टी सब्जेक्ट है सी, इसकी वर्ब है, ठीक है। बाकी इक्विटी का फेयरनेस मैंने पहले ही बता दिया था आपको, लॉडेबल का प्रशंसनीय होता है, एडजेक्टिव है। तो ये जो पहल है, इनिशिएटिव का मतलब शुरुआत, ये जो स्टार्ट है, ये जो बिगिनिंग है, ये प्रशंसनीय है। लेकिन ये काम कब करेगी शुरुआत, ये काम तभी कर सकती है तो सरकार या अपोजिशन पार्टी जो हैं वो दोनों ही महत्व माने, किस चीज़ का महत्व माने, स्ट्रॉन्ग और ओपन स्कूल एजुकेशन का, और वो काम करें, किसके लिए काम करें, स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सेस को, मजबूती लाने के लिए एक्सेस में, इक्विटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और कैसे कर सकते हैं, फीस और फंड्स को बजट में लाकर, किसके लिए, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए। ये प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये नाउन है, वैसे TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इट इज सच कमिटमेंट, तो ये एक कमिटमेंट है, ये कैसी प्रतिबद्धता है। अब यहां पे सच अ कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सच के बाद जब नाउन लगाते हैं आप तो उससे पहले डिटर्मिनर लगता है जब काउंटेबल हो, तो कमिटमेंट तो काउंटेबल है, प्रतिबद्धता, वादा, प्रॉमिस। तो ये एक ऐसा वादा है, दैट लेड, जिसने की, अब दैट आ रहा है इसके लिए, इस कमिटमेंट ने क्या किया, ये भी एक सब्जेक्ट का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसने क्या किया, साउथ ईस्ट एशिया को लीड किया, टू, लेड टू का मतलब परिणाम निकालना, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, कोई काम पूरा करना, अ डैश इन स्कूल एजुकेशन। देखो भाई, पैची जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है, रेनेसेंस जो शब्द है ये एक नाउन है। पैची का मतलब होता है अनइवन या इरेटिक या इरेगुलर, समझ गए होंगे, अनियमित, असमान, ये सब मतलब है। रेनेसेंस जो है इसका मतलब पुनर्जागरण होता है, तो रिवाइवल कह सकते हो, रीबर्थ कह सकते हो, ठीक है, पुनर्जागरण। तो यहां पे तो ए लगा हुआ है, और ए लगा हुआ है तो नाउन लगेगा, तो रेनेसेंस आ जाएगा यहां पे, तो इसको तो मैंने फिल कर दिया रेनेसेंस से, ठीक। देखो, इट इज सच ए कमिटमेंट, ये एक ऐसी प्रतिबद्धता है, ऐसा एक वादा है, दैट लेड, जिसने कि साउथ ईस्ट एशिया को क्या किया,
कैरी आउट अ रेनेसेंस इन स्कूल एजुकेशन। भी साउथ ईस्ट एशिया में इसके कारण यहाँ पे स्कूल शिक्षा में एक पुनर्जागरण हो पाया। इन द लेटर डिकेड्स, किसमें, बाद वाले दशकों में, लेटर का मतलब बाद वाले, ये समय के लिए आता है, डिकेड्स दशक ऑफ द लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी के जो बाद वाले दशक थे वहां पे साउथ ईस्ट एशिया में पुनर्जागरण किसके कारण आया, इस कमिटमेंट के कारण आया। कमिटमेंट कौन ना, पिछली स्लाइड में हम डिस्कस किया वो वाला। ऑन द लाइंस ऑफ का मतलब इस तर्ज पर, इस आधार पर, किस आधार पर, मेजी इयरा जापान, ये इसको इयरा पढ़ते हैं भाई, युग, मेजी युग जापान का 1868 से लेकर 1912 का जो समय था जापान के अंदर, उसको मेजी युग कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सुधार जापान में हुए थे, उसी की तर्ज पे ये आया। एक बार फिर समझना, इट इज सच अ कमिटमेंट, तो ये एक ऐसी प्रतिबद्धता है, इट किस वर्ब है, वो इज है, जिसने साउथ ईस्ट एशिया को, लेड साउथ ईस्ट एशिया टू कैरी आउट, इसने साउथ ईस्ट एशिया में क्या कर दिया, कैरी आउट करवा दिया। मतलब इस प्रतिबद्धता के कारण साउथ ईस्ट एशिया में एक पुनर्जागरण आ गया। कहां पे, स्कूली शिक्षा में। कहां कब आया, पिछली सदी के बाद वाले दशकों में आया, और किस तर्ज पर आया, जापान का जो मेजी युग था उस तर्ज पर आया। ठीक है। इंडियाज स्कूल सिस्टम हैज टू कंटेंट विद का मतलब होता है डील विद डिफिकल्टी। जब किसी चीज का सामना मुश्किलों से करते हैं आप, उसको बोलते हैं कंटेंट विद। तो भारत का जो स्कूल सिस्टम है उसको अभी निपटना पड़ता है। डील विद डिफिकल्टी को बोलते हैं, नोट कर लेना, डील विद डिफिकल्टी, निपटना मुश्किलों से। तो भारत में स्कूली शिक्षा को निपटना पड़ता है, नॉट जस्ट, अभी पैची आ जाएगा क्योंकि एक ही विकल्प है ये, तो ना केवल इस चीज से, पैची एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कहीं पर एक्सेस है वो ठीक है, कहीं पर एक्सेस ठीक नहीं है, इसलिए पैची कहा गया। कहीं पर आधारभूत ढांचा जो है स्कूलों का वो ठीक है, कहीं पर ठीक नहीं है, तो इसलिए पैची कहा गया। ठीक है। तो भारत में स्कूली सिस्टम को जो है उसको निपटना पड़ता है ना केवल पैची एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर से, बट मेजर इक्विटी इश्यूज, बल्कि यहाँ पे इक्विटी इश्यूज भी हैं। इक्विटी का मतलब समानता, यहाँ पे समानता वाला इश्यू भी है। दैट हैव कम टू द फोर, कम टू द फोर का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट होना। ठीक है, सबसे ज्यादा नोटिसेबल होना, सबसे अधिक मुख्य होना, जो कि मुख्य बन गया ड्यूरिंग द पेंडेमिक, वैश्विक महामारी के दौरान। इक्विटी मतलब समानता वाला इश्यू, जैसे कि पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ कि जब क्लासेस नहीं लग रही थी ऑफलाइन, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन पे डाला गया, एम्फेसाइज किया गया। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पॉसिबल नहीं है, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, लोगों के पास मोबाइल्स नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसलिए कहा गया है। तो कह रहा है इंडिया का स्कूल सिस्टम, ये इसकी वर्ब हैज टू मतलब करना पड़ता है, कंपल्सन है। तो भारत के स्कूल सिस्टम को निपटना पड़ता है ना केवल इस पैची एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर से, बल्कि मुख्य यहाँ पे इक्विटी इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी इश्यूज भी हैं, मतलब समानता नहीं है, हर जगह पे समान तरीके से लोग एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और ये जो इश्यूज हैं इसके लिए आया हैव, ये यहाँ पे पेंडेमिक के दौरान कम टू द फोर हुए। कम टू द फोर का मतलब बिल्कुल सामने आ गए हैं, नोटिसेबल हुए हैं, या बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। कम टू द फोर का मतलब ये है। आगे देखिए, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ये एडवर्ब है। द शेडो ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 का प्रभाव है, शेडो का मतलब छाया होती है, यहाँ पे छाया मतलब वो मंडराएगा कोविड-19 का प्रभाव, तो ये प्रभाव के लिए है। परसिस्ट का मतलब रिमेन या कंटिन्यू, बने रहना। तो ये स्पष्ट है, ये एडवर्ब है कि शेडो जो है कोविड-19 की, विल परसिस्ट, ये इसकी वर्ब है, ये जारी रहेगी। ओवर द एजुकेशन सिस्टम, प्रभाव किस पर पड़ेगा, शिक्षा तंत्र पर। किस पर, फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब ऐसे भविष्य तक जो दिख रहा है। फोरसीएबल, फोर जहां लगता है ना FORE, ये FORE का मतलब होता है बिफोर। सी का मतलब देखना, एबल का मतलब योग्य। तो जो पहले से दिखने योग्य है, जहां तक आप देख पा रहे हो वहां तक तो प्रभाव पड़ने वाला है। एंड फर्दर प्रोग्रेस, और आगे की जो प्रोग्रेस है, ऑन ऑल पैरामीटर, सभी मापदंड पर, विल डिपेंड ऑन, ये निर्भर करेगा, ब्रिजिंग द गैप्स, किस पर, कि आप उस गैप को कितना कम कर पाए हो। विशेष करके गैप कौन सा, डिजिटल टूल्स वाला, मतलब मोबाइल, इंटरनेट, ये सब, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, और सब्सिडीज फॉर एक्सेस, और एक्सेस के लिए कितने सब्सिडीज, मतलब आर्थिक सहयोग जो है सरकार की तरफ से, वो सब्सिडी है, वो कितना दे पाए हो। तो क्लियरली एडवर्ब हो गया, शेडो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विल परसिस्ट है, ओवर प्रीपोजिशन दे रखा है। तो स्पष्ट रूप से जो कोविड-19 का प्रभाव है वो पड़ेगा
किस पर? एजुकेशन सिस्टम पर। कब तक पड़ेगा? फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब जहां तक दिखता है वहां तक। और फर्दर प्रोग्रेस जो है इसकी वर्ब विल डिपेंड ऑन है, तो फर्दर प्रोग्रेस जो है पैरामीटर्स पर वो डिपेंड करेगी। मैं 70 जो पैरामीटर्स बताए थे उन पे जो आगे की प्रोग्रेस है वो निर्भर करेगी। डिपेंड के साथ ऑन लगता है, निर्भर होने के अर्थ में किस चीज पर? गैप्स को ब्रिज करने पर। विशेष करके गैप किस पे मतलब ये ब्रिज करना है? इन जगहों पर यहाँ पे गैप्स जो हैं वो ब्रिज करना है, मतलब ये जो खाई है, ये जो असमानता है उसको कम करना है, ठीक है, अंतर को कम करना है। द पीजीआई स्कोर शो, जो पीजीआई स्कोर्स हैं वो दिखाते हैं, दैट की कंजंक्शन है, ये वर्ब है इसके शो है ना। द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, कि जो दक्षिणी पश्चिमी राज्य हैं, आर ऑन फर्म ग्राउंड, ये एक मजबूत आधार पर हैं। टू अचीव दिस, इसको प्राप्त करने के लिए। वाइल दोज, जबकि वो इन सेंट्रल इंडिया, जो केंद्रीय भारत में है, मध्य भारत में है, एंड पार्ट्स ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, और जो पूर्वी या उत्तरी पूर्वी राज्यों में है, आर लेस रिसोर्स्ड, वहां पे संसाधन कम है। फिर समझना, यहां से यहां तक की बात करेंगे। पीजीआई स्कोर सब्जेक्ट है शो वर्ब, दैट कंजंक्शन है। सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है। दोज है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है आर है। तो पीजीआई स्कोर्स दिखाते हैं, जो पीजीआई स्कोर्स हैं, जो ग्रेडिंग दी गई थी वो दिखाते हैं कि दक्षिणी और पश्चिमी जो राज्य हैं वो इस चीज को प्राप्त करने में, किस चीज को? ये जो पीछे दे रखा है डिजिटल जो भी एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको प्राप्त करने में फर्म ग्राउंड उनके पास है, मजबूत आधार है। फर्म का मतलब डिटरमिन्ड कह सकते हो, एक बहुत ही फिक्स्ड कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। जबकि वो राज्य जो कि मध्य भारत का हिस्सा है या फिर पूर्वी राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, वो लेस रिसोर्स्ड है, मतलब यहाँ पे थोड़ी कमी है इन चीजों की। व्हाट इज एविडेंट, क्या चीज स्पष्ट है? व्हाट की वर्ब इज है। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर या ऑब्वियस। क्या चीज है जो स्पष्ट है? फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री एनालिसिस, किससे स्पष्ट बता रहा है? भाई शिक्षा मंत्रालय ने जो भी एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, उससे क्या स्पष्ट है? अब देखो, ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, इसके लिए वर्ब इज है। व्हाट की वर्ब इज है, और व्हाट वाला जो क्लोज है यहां से यहां तक का, इसकी वर्ब इज है। तो क्या वो चीज है जो स्पष्ट हो रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री के एनालिसिस? याद रखिए कि व्हाट से बनने वाला जो क्लोज होता है वो नाउन क्लोज होता है, ये नाउन क्लोज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस में। ये क्या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है? सब्जेक्ट इसी कारण तो वर्ब लग रही है, भी वर्ब सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं, तो व्हाट वाला क्लोज हमेशा याद रखिए कि नाउन क्लोज होता है। तो जो क्या चीज स्पष्ट है एजुकेशन मिनिस्ट्री के एनालिसिस से, वो चीज क्या है? दैट गवर्नेंस प्रोसेसेस की जो शासन करने के तरीके हैं ना, आर द डैश लिंक इन सम स्टेट्स, तो आर द डैश लिंक। अब यहां पे लिंक तो नाउन है, तो यहां पे एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए तो ये तो वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है वीकेस्ट, और दै भी लगा हुआ, डिग्री सुपरलेटिव है, तो यहां पे वीकेस्ट। तो ये सबसे कमजोर चीज है कुछ राज्यों में, ठीक है। तो क्या चीज स्पष्ट है शिक्षा मंत्रालय के इस विश्लेषण से? वो ये है कि गवर्नेंस प्रोसेसेस जो हैं, शासन करने के जो तरीके हैं कुछ राज्यों में, वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट लिंक हैं, वो सबसे ज्यादा कमजोर लिंक हैं, ठीक है। अ न्यू डील, एक नया, डील का मतलब अरेंजमेंट कह दो, एक नया जो अरेंजमेंट है फॉर स्कूल्स, स्कूलों के लिए, कैन ट्रांसफॉर्म देम, वो उनको बदल सकता है। एज द राइट टू एजुकेशन लॉ, किस तरीके से? जैसा कि राइट टू एजुकेशन लॉ जो है, शिक्षा का अधिकार जो कानून है, वो परिकल्पना करता है, वैसे। तो यहां पे इसकी वर्ब जो है, ये राइट टू एजुकेशन सब्जेक्ट है, राइट टू एजुकेशन लॉ सब्जेक्ट है इसका, इसकी वर्ब आ जाएगी इनविजेस। इनविजेस का मतलब होता है इमेजिन करना, या फोरसी करना, या प्रेडिक्ट करना, मतलब पहले से देखना, परिकल्पना करना, ये इसका है मतलब। तो एक नई जो व्यवस्था है स्कूल्स के लिए, वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है उनको, किनको? राज्यों को, है ना। किस तरीके से कर सकते? जैसे कि शिक्षा का अधिकार वाला जो कानून है, वो जिस तरह की परिकल्पना करता है उस तरीके से कर सकता है, ठीक है। और राइट के बाद में टू लगता है, प्रिपरेशन पता ही होगा, राइट टू लिव है, राइट टू स्पीच है, ये टू लगता है इसमें। अब देखते हैं रिवीजन। तो ऑनसेट का मतलब क्या है? ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्ट, बिगिनिंग, शुरुआत। ऑनसेट का मतलब है स्टार्ट, बिगिनिंग, शुरुआत। अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फेसाइज, जोर देना किसी बात पर, अंडरलाइन करना कह सकते हो, स्ट्रेस डालना कह सकते हो, किसी बात पर जोर देना। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब के परिणाम स्वरूप, या फिर फॉलोइंग कह सकते हो, किसी चीज के चलते। स्लैश का मतलब कटौती करना है, कमी करना है, कम करना है, तो रिड्यूस, लेसन या डिक्रीज, डिक्रीज। प्रिवेल का मतलब एग्जिस्ट, ठीक है, अस्तित्व में होना, या फिर इसको कर सकते हो बी
इन एग्जिस्टेंस, एक ही बात है, आप एग्जिस्ट करना ही कह दीजिए। तो ये अस्तित्व में होना, ये प्रिवेल का मतलब है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, अपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो विपक्षी जो राज्य हैं, मतलब ऐसे राज्य सरकारें जो विपक्ष सरकारें, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है और कोई सरकार वहां पे है, आर डिटरमिन्ड, वो तैयार, मतलब दृढ़ निश्चयी हैं, डिटरमिन्ड हैं, किस लिए, ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। ड्राइव अ हार्ड बार्गेन का मतलब होता है ऐसी सौदेबाजी करना कि आप किसी के सामने विकल्प ही नहीं छोड़ो कि हम कह रहे हैं वो करना ही पड़ेगा, दृढ़ निश्चयी हैं आप इस बात को लेकर, वो है ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। भी आप अड़ जाओ किसी बात को लेकर कि हम तो यहीं पर ही मानेंगे बात, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो है ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। तो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, जहां पे विपक्षी सरकारें हैं, ऐसे राज्य सरकारें जहां विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं, वो दृढ़ निश्चयी हैं किस लिए, सौदेबाजी करने के लिए और हार्ड बार्गेन करने के लिए, किस में, इन द स्पेशल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीट। मीट का मतलब मीटिंग है, तो ये जो जीएसटी की विशेष मीटिंग होने वाली है इसके लिए। और ये मीटिंग कब होने वाली, टू बी कन्वीन्ड सून, ये मीटिंग जल्द होने वाली। कन्वीन का मतलब होल्ड, आयोजित होना, असेंबल होना, गैदर होना, इकट्ठा होना, तो ये मीटिंग होना जल्द ही। टू डिसाइड, और किस लिए होगी, तय करने के लिए। क्या तय करने के लिए, कि वेदर एंड हाउ, कि क्या, वेदर मतलब प्रश्न है कि क्या ऐसा होगा, और हाउ कैसे होगा, क्या, अ कंपनसेशन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, कंपनसेशन का मतलब मुआवजा। तो ये जो मुआवजे वाला सिस्टम है फॉर देयर रेवेन्यू शॉर्टफॉल, और मुआवजा किसका, देयर मतलब स्टेट्स के लिए आ रहा, उनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहा, जो उनका टैक्स से जो आय प्राप्त होती है उसमें जो कमी रही, उसको पूरा करने के लिए जो मुआवजे वाली बात है, क्या उसको आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, और या कैसे बढ़ाया जाएगा, बियॉन्ड जून 2022, जून 2022 के बाद में। ठीक है, व्हेन ए 5 ईयर इनिशियल विंडो एंड्स, और ये 2022 वाला टाइम है ना, ये वो टाइम है जब 5 साल की जो शुरुआती विंडो थी, विंडो का मतलब यहाँ पे खिड़की नहीं है, यहाँ पे शुरुआती जो समय सीमा थी वो खत्म हो रही है। ठीक है, 5 साल के लिए कहा था केंद्र सरकार ने कि तुम लोग जीएसटी वाले के अधीन आ जाते हैं, तुम्हारा जो भी कंपनसेशन होगा हम भर देंगे, लेकिन इनका पेंडिंग ही चल रहा है तब से, तो इसलिए मीटिंग जो आयोजित होगी, इसलिए हार्ड बार्गेन को तैयार है। तो अपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, आर डिटरमिन्ड इसकी वर्ब है, तो ये तैयार हैं किस लिए, हार्ड बार्गेन ड्राइव करने के लिए, किस लिए, स्पेशल मतलब कब करेंगे, जब जीएसटी की स्पेशल मीटिंग जल्द ही आयोजित होगी उसमें। और ये मीटिंग किस लिए हो रही है, ये तय करने के लिए हो रही है कि क्या यहाँ पे जो जून 2022 के बाद क्या जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहा था, आय में जो कमी रह गई थी केंद्र जो राज्य सरकारों की, तो उनके लिए जो एक मैकेनिज्म बनाया गया था कंपनसेशन का, मुआवजा इस प्रकार से मिलेगा, तो क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा, और किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। और 2022 जून वाला जो टाइम है ना, ये 5 साल की जो शुरुआती विंडो है वो खत्म होने वाली है, उसके बाद की चर्चा यहाँ पे होगी, 5 साल के बाद में क्या। आगे है एटलीस्ट 6 स्टेट्स, कम से कम 6 राज्य हैं। नाम क्या है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, तमिलनाडु और ओडिशा है। आर सीकिंग एक्सटेंशन, ये 6 राज्य ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं एक्सटेंशन मिले। एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंड करने का प्रोसेस, मतलब समय सीमा बढ़ाई जाए ऑफ द कंपनसेशन पीरियड, किसकी, ये जो मुआवजा या भरपाई करने का जो पीरियड है 5 साल का दिया था उसको बढ़ाया जाए। एंड द रेलेवेंट सेसेज, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए आप टैक्स लगाते हो उसको बोलते हैं सेस, जैसे एजुकेशन सेस, जैसे कंपनसेशन सेस। ऑन वेरियस डीमेरिट गुड्स, गुड्स का मतलब सामान, डीमेरिट का मतलब होता है ऐसा सामान जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है और स्वास्थ्य पर भी गलत असर डालता है, वो होता है डीमेरिट गुड्स, जैसे कि सिगरेट है ना, बीड़ी है, शराब है, ये सब है डीमेरिट गुड्स हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई 6 राज्य जो हैं, कम से कम 6 राज्य चाह रहे हैं, ये तो नाम है कुछ खास नहीं है, तो 6 राज्य चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन मिले, किसका, कंपनसेशन पीरियड का, और रेलेवेंट सेसेज लगा सकें। रेलेवेंट मतलब संबंधित या तार्किक या लॉजिकल तरीके से हम सेस लगा सकें, किस पर, जो भिन्न भिन्न डिमेरिट गुड्स हैं उन पर। ठीक है, तो वेरियस के बाद में नाउन प्लूरल आता है, प्लूरल ही है, गुड्स वस्तुएं हैं, और वेरियस डिटरमिनर है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।